हेलो एवरीवन। नमस्कार साथियों। आज के इस अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हुए हैं जो एमए सेमेस्टर 1 हिस्ट्री सब्जेक्ट से है, जो है उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक सामाजिक दशाओं का वर्णन। तो इस वीडियो के जरिए हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक दशाओं के विषय में हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके उत्तर के विभिन्न बिंदुओं को हम बहुत ही बारीकी तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। तो हम समझते हैं इस वीडियो के जरिए। तो उत्तर वैदिक काल से पहले बीए में आप पढ़े होंगे वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, जहाँ के लोग गाँवों में रहते थे, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का जो काल चला था वैदिक सभ्यता में, जिसको हम ऋग वैदिक काल के नाम से जानते हैं। उसके पश्चात एक काल आता है जिसको हम बोलते हैं उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक के काल को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। यानी कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हमको दो काल दिखाई देता है, जो कि इतिहासकारों ने अध्ययन की सुविधा से इसे दो भागों में बांटा है। तो जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में हम इस वीडियो के जरिए राजनीतिक और सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। इससे पूर्व के जब हमने बीए में कुछ इस अपने चैनल पर मैं बहुत सारा वीडियो बनाया हूं, जिसमें बीए का भी मैं इसमें आपको स्टडी करवाया हूं, और उसमें हमने बताया था कि वैदिक सभ्यता जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, और उसी सभ्यता की कब्र पर मैंने बताया था आपको एक और सभ्यता उदय होता है, जिसको हम नगरीय सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम ग्रामीण सभ्यता के विषय में जान रहे हैं, जो कि आर्यों की सभ्यता थी। तो ऋग वैदिक काल, जो कि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक और सामाजिक दशाओं का बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल आता है, जिसे स्थूल रूप से 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के मध्य तक माना जाता है। इसी में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना इसी काल में होती है। यानी कि जो उत्तर वैदिक काल था, उस उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना होती है। इस काल में आर्यों का प्रसार पश्चिम में पंजाब से पूर्व में बिहार तक होता है। यानी कि जो आर्य का जो प्रसार था, वह प्रसार पश्चिम में पंजाब से लेकर के पूर्व में बिहार तक फैल जाता है, और उनके जीवन में अस्थायित्व आता है। यानी कि उनका जीवन जो होता है वो अस्थायित्व की ओर चला जाता है। इसी वजह से सभ्यता और संस्कृति का विकास होता है। यानी कि पंजाब जो क्षेत्र था और जो बिहार जो क्षेत्र था, जो उनका जो पश्चिम में जब वो जाते हैं, पश्चिम पंजाब से पूर्व तक, तो वहाँ पर इनके जीवन में एक अस्थायित्व आता है। इस वजह से सभ्यता और संस्कृति का विकास जो होता है वह संभव हो जाता है, और अनेक क्षेत्रों में उग्र परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे हमको परिवर्तन दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो में हम कौन से परिवर्तन देखने वाले हैं? तो राजनीतिक परिवर्तन देखेंगे, यानी कि राजनीतिक दशा, और उसके पश्चात हम सामाजिक उनके दशा और सामाजिक जीवन के विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा में पहला जो पॉइंट है इसमें दिया हुआ है शक्तिशाली राज्यों की स्थापना। यानी कि राजनीतिक दशा के अंतर्गत हम पहले पॉइंट में देख रहे हैं, पहला बिंदु जो है वह शक्तिशाली राज्यों की स्थापना, यानी कि शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होती है। वहीं जब हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में, तो वहाँ पर राज्य जो था सीमित था, छोटा था। लेकिन यहाँ पर ऋग वैदिक काल में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऋग वैदिक काल में राज्यों का आकार छोटा होता था, पर उत्तर वैदिक काल में बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होती है। यानी कि जैसे ही उत्तर वैदिक काल आता है, वहाँ पर बड़े बड़े शक्तिशाली राज्यों की स्थापना होती है। कुरु, आप यहाँ पर कई ऐसे नाम सुनेंगे, जैसे कुरु, विदेह, कोसल, पांचाल, काशी, गांधार आदि प्रमुख राज्य
बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, बहुत बड़े बड़े राज्य दिखाई देते हैं। इनके राजनीतिक प्रभुत्व के लिए झगड़े होते थे, यानी कि इनके लिए झगड़े होने लगे। चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजाओं में होड़ होने लगती हो, होने होड़ होने ल, अ, होड़ लगी रहती थी। वे अपना प्रभाव और कीर्ति बढ़ाने के लिए राजसूय और यश अश्वमेध आदि यज्ञ किया करते थे। वस्तुतः यह काल प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद का युग था। हम कह सकते हैं कि यह जो काल था वह प्राचीन भारतीय इतिहास में साम्राज्यवाद युग था, क्योंकि यहाँ पर राज्यों की लड़ाई लड़ाई होते थे, राजनीतिक प्रभुत्व के लिए झगड़े होते थे, चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजाओं में होड़ लगी रहती थी। और यहीं पर हमको राजसूय जो कि राजाओं के लिए जो युद्ध होते थे और यज्ञ होते थे वो किए जाने लगे। उसी में यज्ञ हम देख यश अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ा छोड़ा जाता है और राजसूय यज्ञ दिखाई देता है। दूसरे पॉइंट में राजा की शक्ति में वृद्धि। राजा की शक्ति में वृद्धि होती है। इस काल में राजा की शक्ति काफ़ी बढ़ गई, यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा की शक्ति में काफ़ी वृद्धि हो गई। वह देवतुल्य माने जाने लगा। उसे अब वीर विजयी राजा, सार्वभौम सम्राट आदि उपाधियों से विभूषित किया जाने लगा। राजा का पद बहुधा वंशानुगत होता था, पर अभी भी वह निर्कुंश नहीं था, यानी कि उसके ऊपर अभी कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता था। यानी कि राजा का पद जो था बहुधा वंशानुगत होता था, निर्कुंश नहीं था। यहाँ पर वही जैसा चाहता था वैसा वह डिसीजन ले लेता था। उसे धर्म के नियमों का पालन करना पड़ता था। उस पर सबसे बड़ा नियंत्रण पुरोहितों का होता था। राजा को सहायता देने के लिए और उसकी निर्कुंशता पर रोक लगाने के लिए अभी भी समिति की व्यवस्था तो थी, पर अब पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा ये संस्थाएं कमज़ोर हो गई थी और निर्वाचन प्रणाली भी आरंभ हो गई थी। यानी कि पूर्व वैदिक यानी कि जो ऋग वैदिक काल था, हम पूर्व वैदिक काल को ऋग वैदिक काल कहते हैं, और पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा ये संस्थाएं कमज़ोर हो गई और निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ हो गई। तीसरा है शासन प्रणाली। हम राजनीतिक दशा के अंतर्गत तीसरा पॉइंट देख रहे हैं, शासन प्रणाली। उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली लगभग स्थिर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली लगभग स्थिर हो गई थी, इसलिए पदाधिकारियों की संख्या तथा अधिकारों में वृद्धि हो गई थी। पुरोहित, संग्रहणा, सेनापति, प्रतिहार, अक्षरवाय, युवराज आदि प्रमुख थे। ऊंचे पदाधिकारियों के अधीन पाल नामक छोटे छोटे पदाधिकारी होते थे। 100 गांवों का अवसरपति और सीमांत शासक अस्तित्व कहलाता था। चौथा है न्याय प्रणाली। चौथा पॉइंट है न्याय प्रणाली। राजा राज्य का प्रधान न्यायाधीश होता था। चूँकि राज्य का कार्य अधिक बढ़ गया था, इसलिए वह अपने न्याय के अधिकारों को प्रायः अधीनस्थ अधिकारियों को दे दिया करता था। गांव के झगड़ों का निर्णय ग्राम वादीन करता था। जटिल मामलों में राजा हस्तक्षेप करता था। फौजदारी मामलात में प्रतिहिंसा प्रथा का प्रचलन था। राजद्रोह के लिए प्राण दंड की सजा थी। तो इस प्रकार से उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक दशा का हमने वर्णन किया। अब हम देखते हैं सामाजिक दशा। उत्तर वैदिक काल का समाज की स्थिति कैसी थी, अब हम देखते हैं। तो सामाजिक दशा यानी कि उत्तर वैदिक काल में नगरों का पहला पॉइंट है नगरों का प्रादुर्भाव। ऋग वैदिक आर्य केवल गाँव में ही निवास करते थे, परंतु जब वे गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों में आ गए तब उन्होंने बड़े बड़े नगरों को बसाया तथा उन्होंने निवास करना आरंभ कर दिया। अब यही नगर राजनीतिक तथा सामाजिक जीवन के केंद्र बन गए। दूसरा है भोजन में परिवर्तन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने भोजन में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया। अब मांस भक्षण घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा और ब्राह्मणों के लिए इसका उपयोग निषेध हो गया। अब सोम के स्थान पर मासर, पुतिका, अर्जुनानी, यहाँ पर नए सोम के स्थान पर बहुत सारे उन्होंने
भोजन आदि करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पर देखिए सोम के स्थान पर उन्होंने मासर, पुतिका, अर्जुनानी आदि अन्य पेय पदार्थों का प्रयोग करने लगे। दूध, फल, सब्जी, गेहूँ, जौ, बाजरा आदि का प्रयोग होता था। पेय पदार्थों में इन्होंने सोम के स्थान पर क्या किया? मासर, पुतिका, अर्जुनानी। ये किस काल में है? तो उत्तर वैदिक काल में इन्होंने पेय पदार्थों को प्रयोग में लाने लगे। इसके बाद तीसरा है मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने मनोरंजन के कुछ नए साधनों का आविष्कार किया। इस युग में सेसुक नाटक करने वाले का उल्लेख मिलता है। लगता है नाटक मनोरंजन का प्रधान साधन था। उस समय पासा तथा चौपड़ द्वारा धूत कीड़ा का बहुत अधिक प्रचलन हो गया था। संगीत और नृत्य की ओर भी लोगों ने रुचि दी संगीत और नृत्य की ओर भी लोगों की रुचि पहले से अधिक हो गई। चौथा है स्त्रियों की दशा। स्त्रियों की दशा पहले की अपेक्षा खराब हो गई थी। राजवंशों तथा संपन्न परिवारों में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित हो गई थी। समाज में भी उनका मान सम्मान कम हो गया। वे शूद्रों के समान समझे जाने लगी। उन्हें भोग विलास की सामग्री माना जाने लगा। सार्वजनिक सभा में उनकी उपस्थिति लगभग वर्जित हो गई। अलबत्ता यज्ञ आदि में वे भी भाग ले सकती थी। उच्च शिक्षा भी वे ले सकती थी। गार्गी और मैत्रेयी उस समय की प्रसिद्ध विशुद्धियाँ थीं। यानी कि हम जब देखते हैं उत्तर वैदिक काल में तो गार्गी और मैत्रेयी उस समय की प्रसिद्ध विदुषियाँ थीं। बाल विवाह तथा विधवा विवाह का प्रचलन हुआ। बाल विवाह प्रारंभ हो गया, विधवा विवाह का प्रचलन हुआ। स्त्रियों का आचरण तथा आदर्श भी गिर गया। कन्याओं का विक्रय भी होता था। दहेज प्रथा भी प्रचलित थी। यानी कि हमको उत्तर वैदिक काल तक आते आते जो बाल विवाह और विधवा विवाह प्रचलन में हमको दिखाई नहीं देता है, वो बाल विवाह और विधवा विवाह प्रचलन में दिखाई देता है। स्त्रियों के आचरण तथा आदर्श भी गिरने लगे। यदा कदा कन्याओं का विक्रय भी होता था। दहेज प्रथा प्रचलित हो गई। पांचवा में है वैवाहिक संबंधों में जटिलता। उत्तर वैदिक काल में विवाह संबंधी नियमों में कठोरता भी आई। अब सगोत्री विवाह अच्छा नहीं समझा जाता था। भिन्न गोत्र में विवाह करना उचित माना जाता था। विवाह विच्छेद अपराध था। छठा है वेशभूषा। अब स्त्रियों में चीवर, चीर, आच्छादन, रेल इत्यादि का प्रचलन हुआ। रेशमी और केसर के रंग में रंगे वस्त्रों का भी व्यवहार होने लगा। स्त्रियां किनारेदार साड़ियों का प्रयोग करने लगी। सौंदर्य निखार के लिए विभिन्न प्रकार के सुगंधित अंगराग एवं तेलों का व्यवहार होने लगा। आंखों के सौंदर्य के लिए अंजत का प्रयोग होने लगा। मोती, शंख और मणि आदि के नवीन सुंदर और सुडौल आभूषणों का प्रचलन हुआ। छठा है जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता। ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था ने अब जाति व्यवस्था का रूप ले लिया। अब व्यवसाय के स्थान पर जन्म उनका आधार हो गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र स्पष्ट रूप से मुख्य जातियां हो गई। दो और जातियों का प्रभाव हुआ, निषाद और वात्रेय। निषाद लोग अनार्य थे। यह लोग भील जाति के थे। वात्रेय लोग संभवतः अनार्य थे जो ब्राह्मण धर्म को नहीं मानते थे। विभिन्न व्यवसायों के अनुसार अब वैश्यों में बढ़ई, लोहार, मोची आदि उपजातियां बन गई थी। अब जाति परिवर्तन अत्यंत कठिन हो गया और अंतर्जातीय विवाह को घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। अब छुआछूत की भावना भी घर कर गई। 8वां है आश्रम व्यवस्था की दृढ़ता। उत्तर वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास 4 आश्रम सुदृढ़ हो गई। उच्च वर्ण वालों को इसका निश्चित रूप से पालन करना पड़ता था। 9वां है वंशानुगत उद्योग धंधे। अब व्यवसाय वंशानुगत हो गया और एक परिवार के लोग एक ही प्रकार के व्यवसाय करने लगे। यही कारण था कि अजातियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। 10वां में है शिक्षा एवं चिकित्सा। 10वां पॉइंट शिक्षा एवं चिकित्सा। अब वैदिक मंत्रों के साथ साथ विज्ञान, गणित, भाषा, युद्ध विद्या, ज्योतिष आदि की भी शिक्षा दी जाने लगी। लोगों को नक्षत्र, तिथियां तथा चंद्रमा का भी ज्ञान था। चिकित्सा का भी ज्ञान था। यक्षमा, कंठमाला, पेचिश, फोड़ा, सूजन, ऐंठन, सिर दर्द, पीलिया, पागलपन का इलाज जड़ी बूटी और जादू टोना से किया जाता था। लोगों को शल्य ज्ञान भी था। 11वां में है दास प्रथा।
छांदोग्य उपनिषद में गुलामों का वर्णन हुआ है। युद्ध में परास्त किए जाने के बाद दासों को कैद कर लिया जाता था और उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक और सामाजिक दशा का वर्णन किया। एमए सेमेस्टर 1 का हम यह वीडियो लेकर उपस्थित हुए थे और इस वीडियो में आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के विषय में चर्चा किया। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप सभी से रिक्वेस्ट है जिससे कि आप हमारे कोई भी वीडियो लाते हैं तो उससे आप फ़ायदा ले सकें और इस चैनल को सपोर्ट करें। यह चैनल आप ही का है और आपके लिए है, आपके हित में है, जिससे कि आप ये अंदर एक इंटरेस्ट जगे। जय हिंद, जय भारत।